नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लाडली बिटिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। सुधांशु जी का परिवार शिक्षा तथा आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। पिता राम प्रसाद जी तथा माँ माधवी देवी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तथा गांव में रहकर अपनी पुश्तैनी खेतीबाड़ी की ही देखभाल करते हुए अपना जीवन निर्वाह करते रहे। घर पर गरीबी तथा गांव में स्कूल की पूर्ण सुविधा न होने के कारण उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में विशेष दूर तक अग्रसर नहीं हो सके। परंतु उनके 6 बच्चों में सुधांशु, जो थोड़ा बुद्धिमान तथा चालाक प्रकृति का है तथा पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के कारण अपनी शिक्षा को जारी रखा और गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर कॉलेज में जाकर पढ़ाई करता है। इस बाबत सुधांशु के बड़े भाई तथा उसके माता पिता उसकी काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि भाई घर में रहकर अपने पिताजी के साथ खेत में मेहनत मजदूरी करते हुए जो भी फसल होती है उनमें से कुछ बाजार में बेचते हैं। उन पैसों में से कुछ पैसे अपने भाई सुधांशु को भेजते हैं ताकि सुधांशु अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से जारी रख सके और अपनी पढ़ाई पूरी करके बड़ा आदमी बन सके तथा सभी के सम्मान में वृद्धि कर सके। ऐसे में समय के साथ साथ सुधांशु अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में वापस आ गया और नौकरी की तलाश में लगा रहा। ऐसी अवस्था में सुधांशु अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगा। यह कोई नौकरी नहीं है। इसके माध्यम से सुधांशु बिना किसी लाभ के बच्चों को पढ़ाकर अपनी विद्या की चर्चा में लगा रहता है। साथ में गांव के ही बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत कुछ पैसों का उपार्जन कर लेता है, ताकि अपने खर्च के लिए अपने पिताजी तथा भाइयों से पैसा न मांगना पड़े। ऐसे तो सुधांशु मास्टर जी तथा और भी बहुत सी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका है। उनमें से जो भी मिल जाए वही उसके लिए ठीक है, पर जब तक उसे कोई ठोस नौकरी नहीं मिल जाए, बच्चों को पढ़ाने का काम उसे अच्छा लगता है। ऐसे में बड़े दिनों के पश्चात सुधांशु जी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाती है। ऐसे में स्कूल में बिना तनख्वाह के जो काम किया करते थे उसे छोड़कर वह नौकरी पर जाने लगा। परंतु अवसर पाकर बच्चे लोगों के घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाने का कार्य यथावत चलता रहा। सुधांशु का नौकरी मिलने पर उसके घर में उसके सम्मान में काफ़ी इजाफा हो गया। उसके बाकी बड़े भाई तथा भाभियाँ उसे हर विषय पर बहुत तवज्जो देने लगे, क्योंकि पूरे घर परिवार में सुधांशु ही है जो पढ़ा लिखा तथा नौकरी करता है। ऐसे में केवल घर वाले ही नहीं, अपने गांव के सभी लोग उसे मास्टर जी कहकर खूब सम्मान करते हैं। गांव के सारे लोग सुधांशु जी को मास्टर जी कहकर पुकारते हैं। असल में यह कभी अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, जिसे ठीक तरह से नौकरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक उन्हें कोई ठोस नौकरी नहीं मिले तो वह वहां पर बिना किसी पगार के बच्चों को पढ़ाते रहे। साथ में गांव के ही 2-3 घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तब से लोग उन्हें मास्टर जी के नाम से ही जानते हैं। बाद में उन्हें टेलीकॉम डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई तो स्कूल में पढ़ाने की प्रक्रिया तो ख़त्म हो गई, पर बड़े दिनों तक गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य बदस्तूर जारी रहा। समय गुजरता गया तो घर वालों के कहने पर वहां से 10 कोस दूर के गांव के अंशुमान जी की बेटी सुपर्णा से मास्टर जी की शादी हो जाती है। मास्टर जी अपने घर वालों के बीच तथा अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं। सुधांशु जी को जो तनख्वाह मिलती है उसमें उनका परिवार अच्छे से चल जाता है। कुछ खेत की ज़मीन है जो समय के साथ साथ बंटवारे के बाद उनके हिस्से में आई है। अपने से देख रेख में परेशानी होने के कारण उन्हें अपने भाइयों को बेच दिया
उससे जो भी पैसा वगैरह मिला उनसे अपने लिए एक बड़ा सा पक्का मकान बनवा लिए। बाकी भाइयों के मकान से अलग उनका मकान थोड़ा ज़्यादा ऊंचे दर्जे का है, क्योंकि घर में और भाइयों से सुधांशु जी थोड़ा ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं तथा आधुनिक किस्म के हैं, तथा पूरे परिवार में वही एक व्यक्ति हैं जो अच्छी नौकरी करते हैं। बाकी भाई छुटपुट काम तथा खेत के कामों से ही अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। ऐसे में पूरे परिवार पर उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होना तो स्वाभाविक है। साथ में पत्नी सुपर्णा भी उस जमाने के माध्यमिक स्तर की पढ़ाई करके कॉलेज तक पहुंच गई थी। यह बात अलग है कि आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी, क्योंकि अगले ही वर्ष उनकी शादी हो गई। बीते समय के साथ साथ सुधांशु का परिवार बड़ा होता गया और उनके घर में 2 बेटियां और 1 बेटे का आगमन हो गया। ऐसे में घर का वातावरण खुशनुमा होता चला गया। सुधांशु के माता पिता तथा भाई एक ही आंगन के चारों तरफ रहने की वजह से उन सभी में बड़ा ही प्यार तथा हृदयता कायम है, जो सभी को काफ़ी सुकून प्रदान करती है। घर के सभी लोग सुधांशु के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। केवल दादा दादी ही नहीं, ताऊजी और ताईजी भी तथा उनके बच्चे कुल मिलाकर 20-25 जनों का परिवार में सुधांशु के परिवार को बहुत तवज्जो मिलती है। 2 बेटी अपर्णा और अर्पिता के बाद जब बेटा सुब्रतों का आगमन हुआ तो पत्नी सुपर्णा को लगा कि एक और बेटा हो जाए तो अच्छा होगा, जिस पर सुधांशु चिंता जताते हुए उसे बार बार समझाने लगे, सुपर्णा तुम व्यर्थ में जिद ना करो, हम लोग पुराने जमाने को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गए हैं। ऐसे में हमें अपने पुराने विचारों को त्याग कर नए विचारों के साथ अपना जीवन निर्वाह करना होगा। ऐसे में हमारे परिवार को सीमित रखना ही उचित होगा। हमें परिवार को और आगे बढ़ाने से परहेज करना चाहिए। अब तो हमारी 2 बेटियां और 1 बेटा है, यही हमारे लिए ईश्वर के वरदान स्वरूप हैं। परंतु सुपर्णा अपने पति सुधांशु की बात मानने को तैयार नहीं है। उसे एक और बेटे की चाहत अंदर ही अंदर विवृत करती रहती है और हमेशा यही सोचती है कि 2 बहन और 2 भाइयों का जोड़ा अच्छा जमेगा, अतः एक और बेटा हो जाए तो अच्छा होगा। पर सुपर्णा की वांछना पूरी नहीं हुई। सुपर्णा को एक और बेटी हो जाती है, पर सबसे छोटी होने के कारण बेटी सुष्मिता को सभी लोग बहुत लाड प्यार से पालते हैं। सुष्मिता अपने और भाई बहनों से थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत तथा चंचल प्रकृति की है, जो सभी को मालूम है तथा सभी को बहुत प्यारी भी लगती है। जब जब घर के तथा बाहर वाले बातों बातों में यह बात कहते हैं, अरे सुपर्णा, यह बात तो सही है कि तुम्हारी बिटिया सब तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, पर तुम्हारी ये जो छोटी बेटी है ना सुष्मिता, यह तो सबसे ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे जैसे सुष्मिता बड़ी होती चली गई, उसके मन में यह बात घर करने लगी कि मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। ऐसे में वह अपनी बड़ी बहनों से भी ज़्यादा सज धज कर रहती है, ताकि सभी लोग उसे देखें और मोहित होकर प्रशंसा करें। ऐसे में उसकी खूबसूरती तथा चंचलता के कारण सभी की चहेती होती चली गई। सुष्मिता स्कूल में पढ़ाई करने को जाती तब भी सज धज कर जाती है, जो माँ सुपर्णा को पसंद नहीं आता, पर ज़्यादा कुछ कहने के बजाय वह उनके सजने संवरने के सामान को ही छुपा कर रखने की कोशिश करती है, पर उससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होता, वरन फिर से नया नया सामान खरीद कर लाने की जिद करती है, जो बहुत आसानी से पूरी कर दी जाती है, क्योंकि सुधांशु तथा घर के बाकी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में उसकी हर तरह की इच्छा सहज ही पूरी हो जाती है। घर के सभी लोग सुष्मिता को बहुत प्यार करते हैं, मानो सभी लोगों की आंखों का तारा है। सुष्मिता पढ़ाई लिखाई में अच्छी तो नहीं है, पर उतनी भी खराब नहीं है। बस हर साल ऊपर की कक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है। समय के साथ साथ सुधांशु की दोनों बेटियों की शादी करवा दी जाती है, तो उनके रिश्तेदारों के दायरे भी बढ़ जाते हैं। सुपर्णा अपने सिर के बोझ को कम करने की नीयत से
बड़ी दोनों बेटियों की शादी बहुत ही कम उम्र में करवा देती है। सुपर्णा का विचार है कि जैसे जैसे बिटिया बड़ी हो जाएगी वैसे वैसे कुछ न कुछ समस्या आती रहेगी तथा हमारे जैसे गरीब घर की बच्ची को जल्द से जल्द ब्याह कर ससुराल में भेज देने पर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में अब घर पर बेटा सुब्रतो और छोटी बेटी सुष्मिता ही रह गई है, जो अपने आप को औरों से अलग समझती है और बातों बातों में सुष्मिता बहुत सी उटपटांग जिद करने लगती है। उसे हमेशा अपनी पसंद के कपड़े लत्ते चाहिए तथा अपनी पसंद के सामान वगैरह चाहिए। यद्यपि सुधांशु तथा उनकी पत्नी उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी दोनों बेटी दामाद लोग उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिस पर सुधांशु और दोनों पति पत्नी असंतुष्ट होते हैं, पर उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। उल्टा वह लोग यही कहते हैं कि यह तो अभी बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही समझ जाएगी। गुजरते समय के साथ साथ सभी के लाड प्यार ने सुष्मिता को ऐसा बिगाड़ दिया कि वह कभी भी किसी को भी कुछ भी कह देती है, जो बाकी लोगों को पसंद नहीं आता और आपसी वाद विवाद की स्थिति बन जाती है, जिसे संभालने की कोशिश भी व्यर्थ हो जाती है। ऐसे में जहाँ सुधांशु जी, वहीं पत्नी सुपर्णा भी बहुत दुखी होने लगती है। लोग उनके मुंह पर कहने लगे, क्यों मास्टर जी, आप तो बच्चों को नियम कायदे, मान सम्मान का बोध, शालीनता, सहिष्णुता और मर्यादा का पाठ पढ़ाते रहते हो, ताकि बच्चे लोग अच्छे संस्कार सीखें और लोगों से मर्यादित व्यवहार करें। पर आज तक आप अपनी बेटी को ऐसा पाठ नहीं पढ़ा सके। आपकी बेटी लोगों से कितना दुर्व्यवहार करती है, कहने में भी शर्म आती है। लोगों से अनाप शनाप कहती रहती है। हमें तो लगता है कि यह पागल हो गई है। अब उसकी खूबसूरती किस काम की है। आपकी दोनों बड़ी बेटियों से यह ज़्यादा ही खूबसूरत है। इस कारण इसमें गुरूर आ गया है और बात बात पर गांव के लोगों को अनाप शनाप कहती रहती है। अपनी छोटी बेटी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि कल को आपको पछताना पड़े। अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, उसे समझाओ। वह एक लड़की है, वह भी मास्टर जी की, जिनका पूरे गांव वाले सम्मान करते हैं। कल को ऐसा ना हो कि उसकी खातिर आपका मान सम्मान दांव पर लग जाए। बीते समय के साथ साथ घर के बाकी लोग भी मन ही मन सुपर्णा तथा बेटी सुष्मिता के व्यवहार से असंतोष व्यक्त करने लगे और सुधांशु जी के माता पिता तथा बड़े भाई भाभियां और उनके बच्चों के साथ अनाप शनाप बातें तथा दुर्व्यवहार करने पर सभी लोग उनसे दूरी बनाते जा रहे हैं। परंतु एक ही आंगन में रहने की वजह से यह लोग चाहकर भी सुधांशु के परिवार से दूरी नहीं बना पाते। ऐसे में रोज ही किसी न किसी बहाने पर परस्पर झगड़ा फसाद होने लग जाता है, जो सुपर्णा तथा सुधांशु के लिए बहुत ही अप्रीतिकर तथा दुखदायक होने लगा है। परंतु सुपर्णा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि समय बहुत आगे निकल चुका है। कभी कभी सुपर्णा बड़ी ही विपन्न मुद्रा में सोचने लगती है, मुझे जिसका भय था वही हुआ है। सभी के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। मैं बार बार सभी को आगाह करती रही कि सुष्मिता को सभी मिलकर इतना प्यार मत करो, ज़्यादा प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना, किसी को भी उतना ही प्यार दो जितना कि वह हजम कर सके। बड़ी दोनों बेटियों को लोगों से इतना प्यार नहीं मिला तो दोनों नहीं बिगड़ी, पर ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण एक तरफ जहाँ लोग उसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वहीं उनकी प्रशंसा ने उसे ऐसा बिगाड़ दिया है। अब उसका प्यार उसके लिए अभिशाप बन गया है। अब तो पता नहीं आगे कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे, क्या पता। अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है। ऐसी अवस्था में कल को उसकी शादी ब्याह करवाने में भी बहुत परेशानी होगी। सुपर्णा उन सब की बातों को समझती है, पर अपनी बेटी सुष्मिता को कुछ नहीं कह सकती। वह कुछ कहती उससे पहले ही सुष्मिता उस पर टूट पड़ती है। उसके हाथ में जो भी आ जाए उससे ही वह मारने को तैयार रहती है।
गाली गलौज करती है। उसे कोई कुछ कहे या नहीं, बस उसका दिमाग कब खराब हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। अपने समय से सज धज कर घर से निकलेगी और गांव, गली, मोहल्ले और बाजार से घूमकर 2-4 घंटे में वापस आ जाएगी। उस पर सुपर्णा के कुछ कहने पर या पिता सुधांशु जी के कुछ कहने पर एकदम से बिफर जाती है और छोटे बड़े डंडे या रसोई में कुछ भी मिल जाए उसे ही हाथों में उठाकर उन पर आक्रमण करती है और ढेर सारी गाली गलौज करती रहती है, जिसे देखकर और सुनकर बहुत से लोग घर के आंगन में एकत्रित हो जाते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। कहे भी क्या, सभी को मालूम है कि अगर कुछ कहेंगे तो वह गाली गलौज करती रहेगी, क्योंकि उसमें भाषाई मर्यादा भी तो नहीं है ना। सुष्मिता को लेकर सुधांशु बहुत परेशान होने लगे। बीच बीच में 2 बार क्लास में फेल भी हो गई। माँ सुपर्णा अपने मन में ही सोचने लगी, लोग सर्वदा यही कहते थे कि सुष्मिता मेरी और बेटियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। बात तो सही है, परंतु ऐसी बाहरी खूबसूरती किस काम की जो अंदर से इतनी खराब है। अब तो सभी लोग यही कहने लगे हैं, सुष्मिता पागलों की तरह बर्ताव करती है, उसको पागल खाने में भर्ती करवा दो। सुपर्णा मन ही मन सोचने लगी, सभी के लाड़ प्यार के कारण ही आज उसका यही हाल हुआ है। अपनी खूबसूरती पर उसे अहंकार आ गया है। यह बात सच है कि जब कभी किसी को अहंकार आ जाता है तो उसके व्यवहार में फर्क पड़ जाता है, परंतु अब तो धीरे धीरे उसके भविष्य के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। अगर उसकी शादी करवाने का प्रयास करेंगे तो भी मुश्किल होगी। इतनी आसानी से कोई लड़के वाले उसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं होंगे, परंतु कभी ना कभी तो उसकी शादी करवानी ही होगी। मुझे तो लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी जान पहचान में सुष्मिता से शादी करने को या उसकी शादी करवाने को राजी नहीं होगा। अनजाने में अगर कोई उसे अपने घर की बहू बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं तब भी सही नहीं होगा, क्योंकि सुष्मिता वहाँ पर भी लोगों से ऐसा ही दुर्व्यवहार करेगी जो और भी दुखदायक होगा और बाद में झगड़ा फसाद करते हुए उनके परिवार को जहन्नुम बना देगी। फिर उसकी ऐसी परिस्थितियों में तलाक की नौबत आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उसे कब तक बिन ब्याहे घर में रख सकते हैं, उसकी तो शादी करवानी होगी ना। परंतु मुझे तो यही चिंता सता रही है कि उसकी खूबसूरती उसके जीवन के लिए अभिशाप बन गई है। धन्यवाद।